Assalamu alaikum everyone, myself Sumbal Talib, and today I'll discuss about quality control test for oral liquids. Starting with the quality control test for syrups and elixirs. Syrups are the concentrated aqueous preparation of sugar and its substitutes with or without adding flavoring and medicinal agent. जनरली सिरप्स के बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर द कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर, और ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक शुगर की परसेंटेज होनी चाहिए 66.7% वेट बाय वेट, जबकि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक 85% वेट बाय वॉल्यूम शुगर होनी चाहिए। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ मेडिकेटेड सिरप्स भी होंगे, कुछ आपके पास नॉन मेडिकेटेड सिरप्स होते हैं। मेडिकेटेड वो होंगे जिनके अंदर मेडिसिनल एजेंट होगा, फॉर एग्जांपल प्रीटॉन सिरप है। और अगर नॉन मेडिकेटेड सिरप की बात की जाए तो इसमें डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास चेरी सिरप होती है, चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप्स। एलिक्सर्स की अगर बात की जाए तो दे आर क्लियर स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन जनरली इंटेंडेड फॉर ओरल यूज एंड आर यूजुअली फ्लेवर्ड टू इन्हांस देयर पैलेटेबिलिटी। क्लियर सोल्यूशन होते हैं, स्वीटेंट होती हैं, इसमें अल्कोहल और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं और जनरली ओरल यूज़ के लिए इसको दिया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो एक्सेप्टेबल हो, प्लेजेंट टेस्ट हो टू द पैलेट। इसमें भी आपके पास मेडिकेटेड एलिक्सर्स भी हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हैं। नॉन मेडिकेटेड वो होंगे जिसमें मेडिसिनल एजेंट है, और फॉर एग्जांपल बेनाड्राइल एलर्जी एलिक्सर्स होता है। इसके अलावा नॉन मेडिकेटेड में आपके पास जो एलिक्सर्स होते हैं ना, वो यूज़ होते हैं एज अ व्हीकल फॉर मेडिकेटेड एलिक्सर्स। ठीक है, एरोमेटिक आइसो एल्कोहलिक एलिक्सर्स होते हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड होते हैं और यूज़ करते हैं हम एज अ व्हीकल फॉर मेडिकेटेड एलिक्सर्स। अच्छा, सबसे पहले जो हम इसको बनाने के लिए एलिक्सर या सिरप्स को बनाने के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे ना, वो क्लीन और प्योरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, द वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड प्योरीफाइड एट द प्लांट टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रोब्स एंड टू रिमूव पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर। जो वाटर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर इसको बनाने के लिए, उसको फ़िल्टर किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है ताकि इसके अंदर अगर कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन टेस्ट द वाटर फ्रीक्वेंटली टू इंश्योर दैट इट इज़ क्लीन एंड प्योर बिफोर द सिरप इज़ मेड। ठीक है, इस सारे प्योरीफाई करने के बाद भी उसकी टेस्टिंग की जाती है, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए, अश्योर करने के लिए कि जो आप वाटर यूज़ करोगे सिरप या एलिक्सर बनाने के लिए वो क्लीन होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। जनरली इंडस्ट्रीज़ में अगर जो वाटर यूज़ किया जाता है ना, वो डबल डिस्टिलेशन के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, डबल डिस्टिलेशन का एक प्लांट लगा होता है जिसके थ्रू आपके पास जो वाटर ऑब्टेन्ड होगा वो प्योरीफाइड वाटर होता है। अच्छा, लाइट ट्रांसमीटर्स मीटर चेक कलर बाय पासिंग लाइट थ्रू द सैंपल। द परसेंट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन इज़ कम्पेयर टू द लाइट ट्रांसमिशन रेट्स एट और डिफरेंट ग्रेड्स। इसमें क्या करते हैं कि हम उसका कलर नोट करते हैं। ठीक है, जो एलिक्सर्स या सिरप्स आपके पास बनेंगी उसके कलर नोट करेंगे बाय पासिंग लाइट थ्रू सैंपल। लाइट ट्रांसमीटर मीटर के अंदर आप अपने जो एलिक्सर या अपना सिरप प्लेस करोगे, उसके बाद उस पर लाइट जो है ना डाली जाती है। लाइट जब उसमें से ट्रांसमिट करेगी सैंपल में से, तो कितने परसेंट लाइट ट्रांसमिट कर रही है उसके जो आपके पास जो सैंपल के ऑब्टेन के होते हैं रेट्स, उस रेट को आप कंपेयर करते हो अपने स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, इस तरह से आपको पता चलता है कि आपके जो सिरप्स और एलिक्सर्स बने हैं उसका कलर स्टैंडर्ड के साथ मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हो इन पे सिरप्स या एलिक्सर्स पे, तो उस पे सैंपल का जो होल्डर होगा ना, सैंपल होल्डर, उसके अंदर उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप उसको इस तरह से होल्ड करोगे कि उस पर कोई भी फिंगरप्रिंट ना रह जाए। अदरवाइज़ अगर कोई फिंगरप्रिंट रह रही है तो आपके रिजल्ट उसमें चेंजेस आ सकती हैं। इसके अलावा टेस्ट बॉटल जो आपका टेस्ट होल्डर होगा, सैंपल होल्डर, उसमें कोई बबल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके सिरप्स या एलिक्सर्स में, और क्लाउडीनेस नहीं होनी चाहिए। बबल्स यूजुअली शेकिंग की वजह से आती हैं, तो आपने उसको बॉटल को इस तरह से मतलब टेस्ट करते वक्त यूज़ करना है कि उसको शेक नहीं करना आपने। ठीक है, स्टिल उसको रखना है, शेक नहीं करना। और क्लाउडीनेस भी नहीं आनी चाहिए। क्लाउडीनेस जनरली इम्प्रॉपर प्रिपरेशन की वजह से आती है। ठीक है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग अगर सिरप या एलिक्सर सही तरह से नहीं बने तो उसके अंदर क्लाउडीनेस आती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने प्रिवेंट करना है। क्लाउडीनेस और बबल्स नहीं होनी चाहिए और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं होने चाहिए टेस्ट बॉटल पे। अच्छा, नेक्स्ट ये कि विजुअल आप इंस्पेक्शन करते हो कि आपके पास जो सिरप्स और एलिक्सर्स हैं वो एलिगेंट हैं या नहीं, कोई इसमें अंदर सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट तो नहीं है। अगर कोई भी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होगा, कोई थ्रेड वगैरह,
तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस वक्त तो आप लोगों ने पास कर लिया, लेकिन बाद में इंस्पेक्शन के थ्रू अगर मार्केट में या कोई शिकायत ऑब्टेन्ड हुई है, तो उसके थ्रू आप जो है ना पूरी के पूरे जो जितने भी सिरप्स या एलिक्सर एक ही बैच में बने थे ना, जिसमें आपके पास सॉलिड मटेरियल आ रहा है, कोई थ्रेड वगैरह, वो सारे के सारे विड्रॉ कर दिए जाते हैं मार्केट में से। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कोई भी सॉलिड मटेरियल उसके अंदर ना आए। अच्छा, ऑर्डर और टेस्ट जो होना चाहिए वो भी पैलेटेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और इसके लिए डिफरेंट टेस्ट पैनल बैठते हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई टेस्ट, अगर ऑरेंज फ्लेवर टेस्ट बना रहे हो तो उसका कलर भी ऑरेंज होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो है ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर आप कोई चेरी फ्लेवर बना रहे हो तो उसका टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ सुक्रोज कंसनट्रेशन। सुक्रोज को जब हम कंसनट्रेशन डिटरमिन करते हैं सिरप्स या एलिक्सर्स में, दोनों के अंदर सुक्रोज प्रेजेंट होता है, तो आप या तो HPLC यूज़ करोगे या UV। ये दोनों जनरली लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में और डिफरेंट टाइप्स हैं, क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप टाइट्रेशन वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे अगर सुक्रोज की बात की जाए तो हम HPLC और UV को ही प्रेफर करते हैं। UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप क्या करते हो, अपना सैंपल को प्लेस करते हो, और इस पर जब लाइट एब्जॉर्ब होगी ना, जितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी और कुछ लाइट ट्रांसमिट होगी, उस एब्जॉर्बेंस के थ्रू आप उसकी कंसनट्रेशन फाइंड आउट करोगे थ्रू कैलिब्रेशन कर्व। ठीक है। इसी तरह HPLC में क्या होगा कि हाई प्रेशर के थ्रू आप जो है ना सैंपल को इंजेक्ट करते हो, और हाई प्रेशर के थ्रू उसकी जो है ना पार्टीशन होगी बिटवीन जो मोबाइल फेस है और स्टेशनरी फेस। उसके थ्रू जो आपके पास ग्राफ ऑब्टेन्ड होगे ना, उस ग्राफ का आप AUC फाइंड आउट करोगे। AUC फाइंड आउट करने से आपके उसके पास ना कंसनट्रेशन फाइंड आउट आप कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहल कंसनट्रेशन फॉर एलिक्सर्स ओनली। अच्छा, एल्कोहल जो है वो सिरप्स में प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एलिक्सर्स में होता है। तो और इस एल्कोहल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप या तो डिस्टिलेशन परफॉर्म करोगे या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। एलिक्सर्स में यूजुअली 5 to 40% एल्कोहल प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये जो है ना, ये आपके पास डिस्टिलेशन असेंबली है। सबसे पहले आप अगर देखो तो लेफ़्ट साइड पे राउंड बॉटम फ्लास्क है आपके पास, इसके अंदर आप अपने सैंपल को प्लेस करोगे, एलिक्सर्स को प्लेस करोगे, वाटर एंड एथेनॉल सॉल्यूशन होता है। उसको आप जब हीट अप करोगे तो एट 78 डिग्री सेल्सियस, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है एथेनॉल का, इस पे क्या होगा कि इस सैंपल में से जो है ना एथेनॉल इवेपोरेट करेगा। ठीक है। एथेनॉल के जब वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो उनको रीडायरेक्ट किया जाता है कंडेंसर की तरफ। ठीक है। कंडेंसर में जो है ना आउटर जैकेट में आपके पास कूलिंग वाटर होता है, इनलेट होता है, उसका आउटलेट होता है। अब यही वेपर्स जब कंडेंसर में से पास आउट करेंगे तो ये जो आपके पास कोल्ड टेम्परेचर है, इस पे ये वेपर्स जो है ना लिक्विफाई हो जाएंगे। ठीक है। कंडेंसर में से पास होके लिक्विफाई हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इसको कलेक्ट कर लोगे एथेनॉल को। तो इस तरह आप इसको एथेनॉल को कलेक्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला मेथड यूज़ करना है, उसमें क्या करते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हो। इसमें क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप एलिक्सर यूज़ कर रहे हो, टू द डेंसिटी ऑफ द गिवन रेफरेंस मटेरियल। जनरली लिक्विड्स के अंदर आपके पास जो रेफरेंस होता है ना, वो वाटर दिया जाता है। तो आप क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ द एलिक्सर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है। इस तरह आप उसका रेशो फाइंड आउट कर लोगे, और आपके पास जो वैल्यू आएगी ना, आप उसको कंपेयर करोगे एल्कोलोमेट्रिक टेबल के साथ। ठीक है। तो ये आपके पास दो मेथड्स हो गए। डिस्टिलेशन, जिसमें आप क्वांटिफिकेशन कर रहे हो एथेनॉल की बाय हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग पहले कर रहे हो राउंड बॉटम फ्लास्क को, उसके बाद उसकी कूलिंग कर रहे हो कंडेंसर के अंदर। तो इस तरह जो वेपर्स इवेपोरेट हुए थे हीटिंग के थ्रू, वही वेपर लिक्विफाई हो जाएंगे कंडेंसर के थ्रू, और उसको आप जो है ना क्वान्टिफाई कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट ये कि आप pH डिटर्मिनेशन करते हो एलिक्सर्स और सिरप्स की। pH इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, और अगर pOH की बात की जाए तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल कंसनट्रेशन होती है। pH बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी होती है सोल्यूशन की। इसको मेजर करने के लिए आपके पास दो तरह के मेथड्स होते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि pH स्केल होता क्या है। pH स्केल या फिर सोरेंसन pH स्केल इसको भी कहते हैं। अगर आपके पास 7 वैल्यू है pH की, तो इसका मतलब है ये न्यूट्रल है। अगर 7 से ऊपर है तो ये एल्कलाइन होती है, 7 से नीचे आ जाए तो ये एसिडिक होती है। टोटल 14 वैल्यूज़ होती है, 0 to 14 होती हैं वैल्यूज़ इसकी। ठीक है।
अगर 7 से कम है तो ये एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन है। अब पीएच मेजर करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो है पीएच पेपर मेथड। सिंपलेस्ट और चीपेस्ट मेथड होता है। इसमें आप सिंपली आप पीएच पेपर को लोगे, सैंपल के अंदर इसको डिप कर लोगे। अब पेपर पे जो केमिकल के साथ अटैच होने के बाद जो कलर चेंज आएगा ना, उस कलर को आप कंपेयर करोगे चार्ट के साथ। तो जो भी वहाँ पे कलर चार्ट पे आएगी ना वैल्यू पीएच की, तो वो आप नोट कर लोगे। ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। पीएच पेपर यूज़ करते हैं और उसको सैंपल में डिप करके उसका पीएच फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपके पास पीएच मीटर मेथड। पीएच मीटर ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें सिंपली आपका जो है ना सैंपल यूज़ करने से जो है ना आपके पास जो स्क्रीन है ना, उस स्क्रीन पे सीधा सीधा आपके पीएच जो है ना डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रोड होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर के साथ कनेक्टेड होती है। आप अपने पीएच मीटर को ऑन करोगे, जो आपका इलेक्ट्रोड है वो यूजुअली स्टोरेज सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया जाता है। जब आप हमें अपने सैंपल का पीएच मेजर करना है तो आप अपने इलेक्ट्रोड को स्टोरेज सॉल्यूशन में से निकालोगे और उसको जो है ना न्यूट्रल पीएच 7 पे रखोगे, ठीक है। पीएच 7 वाले जो वाटर है सपोज जैसे, तो उसमें अंदर आप उसको डिप कर दोगे। इससे क्या होगा कि आपके स्टोरेज सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रोड पे लगा हुआ है तो वो भी साफ़ हो जाएगा और आपकी ये भी देख सकोगे कि आपके वाकई इंस्ट्रूमेंट सही तरह से काम कर भी रहा है या नहीं, कैलिब्रेट हो जाएगा। इस तरह इसके बाद दोबारा आप उसके इलेक्ट्रोड को निकालोगे और अपने सैंपल के अंदर प्लेस करोगे। अब जब सैंपल में आप प्लेस करोगे तो जो स्क्रीन पे उसकी वैल्यू आएगी पीएच की, आप उसको नोट कर लोगे। अब दोबारा आपने जो है ना इसको इलेक्ट्रोड को लेके दोबारा से आपने वाटर के अंदर प्लेस कर देना है, ताकि जो अगर इलेक्ट्रोड पे कोई भी सैंपल अटैच हुआ हुआ है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है ना पीएच ऑफ द सैंपल फाइंड आउट कर सकते हो विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। अच्छा, हम पीएच मेजर ही क्यों कर रहे हैं, हम क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की? पहली बात तो ये कि पीएच जो है ना ड्रग सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। किस तरह से अफेक्ट करता है? अगर आपके पास वीकली एसिडिक ड्रग्स होते हैं ना, तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में सॉल्युबलाइज होते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। वीकली एसिडिक ड्रग्स होंगे तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन में जो है ना सॉल्युबलाइज करेंगे, अपना सॉल्ट बना लेंगे। लेकिन अगर यही वीकली एसिड ड्रग्स को हम एसिडिक सॉल्यूशन में ही डालें तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह वीकली बेसिक ड्रग्स जो होते हैं वो सॉल्युबलाइज करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन का पीएच रेज करें, उसको बेसिक सॉल्यूशन कर लें, तो यही बेसिक ड्रग जो है ना वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह हमें ये पता चलता है कि ऑपोजिट अगर पीएच होगा ना, अगर एसिडिक ड्रग हैं तो वो बेसिक पीएच वाले सॉल्यूशन में ही सॉल्युबलाइज करेंगे। तो इस तरह ड्रग सॉल्युबिलिटी जो है ना वो पीएच को अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह अगर पीएच को आपने मेंटेन करना है ड्रग की सॉल्युबिलिटी के लिए, अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी। स्टेबिलिटी की बात की जाए अगर, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैन अफेक्ट द डिग्रेडेशन रेट ऑफ द ड्रग। जो सॉल्यूशन का पीएच होता है ना वो ड्रग की डिग्रेडेशन को भी अफेक्ट करता है। डिपेंडिंग ऑन द ड्रग अ पीएच एट विच द ड्रग इज़ मोर स्टेबल कैन वेरी। डिपेंड करता है कुछ ड्रग्स के लिए कोई एक पीएच सूटेबल होता है तो कुछ के लिए कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास पेंसिलिन जी है ना, इट इज़ अनस्टेबल एट लो पीएच, ठीक है। तो ये अगर हम इसको ओरली देते हैं तो ये गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जब जाती है ना गैस्ट्रिक जूस में, तो ये इनएक्टिवेट हो जाती है। इस वजह से इसको ओरली नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये डिग्रेड हो जाएगी गैस्ट्रिक पीएच पे, ठीक है। गैस्ट्रिक पीएच जो एक्सट्रीमली आपके पास एसिडिक पीएच होता है, ये इस पे जो है ना अनस्टेबल हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। इस वजह से पेंसिलिन जी को ओरली नहीं दिया जाता, आईएम या फिर आईवी के थ्रू इसको दिया जाता है। जबकि जो आपके पास पेंसिलिन वी होती है ना वो एसिड स्टेबल होती है, उसको आप ओरली दे सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन को भी ओरली नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिबल हो जाती हैं। तो और कुछ जगह पे ये भी लिखा है कि कहीं पे ओरल इंसुलिन के कॉजेज़ ये हैं कि उसमें या तो कैंसर भी हो सकता है या फिर अपना रिवर्स एक्शन परफॉर्म करेगी, जहाँ पे इसने ग्लाइसीमिया ब्लड के ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना होता है। ये ना हो कि वो उसका ऑपोजिट एक्शन ही परफॉर्म कर ले, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना इंसुलिन को भी ओरली नहीं दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि अ ड्रग इन द अनआयनाइज फॉर्म इज़ मोर परमिएबल देन इट्स आयनाइज फॉर्म। अगर हम ड्रग की अनआयनाइज फॉर्म देखें तो वो ज़्यादा लिपोफिलिक होती है। लिपोफिलिक होती है इस वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाती है, इस वजह से इसको कहते हैं वो ज़्यादा परमिएबल होती है एज़ कम्पेयर टू आयनाइज फॉर्म।
और जो आयनाइज फॉर्म होती है ना वो ज़्यादा सूटेबल होती है फॉर एक्सक्रीशन। अच्छा, पीएच जो होती है ना वो इरिटेशन भी कॉज करती है अगर वो बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल पीएच से दूर चली जाए। अगर द पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन कैन नॉट बी टू एसिडिक और टू बेसिक, द फर्दर अवे वी गेट फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4 द ग्रेटर द इरिटेशन। जो आपके पास फिजियोलॉजिकल पीएच होता है, ब्लड का पीएच होता है, वो 7.4 होता है। अगर आपके फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो वो इरिटेशन कॉज करेगा ब्लड के अंदर। तो इस वजह से उसको जो है ना फिजियोलॉजिकल पीएच के अराउंड ही होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आ जाए इमल्जन और सस्पेंशन की तरफ, तो इमल्जन इज़ अ बायोफिजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो लिक्विड्स होते हैं आप जो इमल्जन बनाते हैं जो आपस में मिसिबल नहीं होते, ठीक है। टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं एंड उसमें से एक जो लिक्विड होगा वो एज अ डिस्पर्स्ड फेस के तौर पे एक्ट करेगा, इंटरनल फेस के तौर पे एक्ट करेगा, और दूसरा जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो एक्सटर्नल फेस के तौर पे एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्जन होती है। ऑयल इन वाटर में आपके पास जो होगा ना वाटर वो डिस्पर्जन मीडियम होगा, ऑयल इंटरनल फेस या फिर डिस्पर्स्ड फेस होगा। इसी तरह आपके पास कुछ सेकेंडरी इमल्जन्स होती हैं जैसे ऑयल इन ऑयल और वाटर इन ऑयल इन वाटर। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ हम ऑयल इन वाटर इन ऑयल की बात करें तो जो ऑयल होगा, जो थर्ड नंबर पे जो ऑयल लिखा हुआ है ना वो आपके पास एक्सटर्नल फेज होगा, और जो फर्स्ट और सेकंड है ना ऑयल इन वाटर वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम ऑयल को वाटर के अंदर डालेंगे, डिस्पर्स करवाएंगे। अब इस पूरे ऑयल इन वाटर को हम एज ए डिस्पर्स फेज कंसिडर करेंगे। अब ये जो आपका डिस्पर्स फेज है ना ऑयल इन वाटर, इसको आप सस्पेंड करवा दोगे, डिस्पर्स करवा दोगे ऑयल मीडियम के अंदर। तो इस तरह से आपकी जो है ना सेकेंडरी इमल्जन बनती है। ये इसलिए भी यूज़फुल होती है कि अगर आपके पास कोई ऐसे दो ड्रग्स हो आपने एट ए टाइम देना है, तो आप कुछ ड्रग्स आपके ऑयल में सॉल्युबल होते हैं कुछ वाटर में, तो उन दोनों को आप उसमें डिज़ोल्व करके उसके बाद उसको एक्सटर्नल फेज में डिस्पर्स करवाते हो। ऑयल इन वाटर के अंदर उसको सस्पेंड करवाते, डिस्पर्स करवा के उसके बाद जो फाइनल आपके पास जो डिस्पर्स फेज है ना ऑयल इन वाटर, उसको आप डिस्पर्स करवाओगे मेन एक्सटर्नल फेज जो आपके पास ऑयल होगा अगेन। सस्पेंशन की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स इन अ व्हीकल इन विच द ड्रग हैज़ मिनिमम सॉलिबिलिटी। अच्छा, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में ये होता है कि आपके पास यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड ड्रग की होती है इन अ लिक्विड। इमर्जन में क्या था, लिक्विड एंड लिक्विड था, यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड है, ठीक है। आपके पास जो डिस्पर्स फेज है, जो इंटरनल फेज है वो आपके पास सॉलिड होगा, जो एक्सटर्नल फेज है वो आपके पास लिक्विड होगा। The internal phase consists of insoluble solid particles which is maintained uniformly throughout the suspending medium with the aid of single or combination of suspending agent। ठीक है, जो आपके पास इंटरनल फेज है सॉलिड पार्टिकल है उसको आप सस्पेंड करवाओगे सस्पेंडिंग मीडियम में एक्सटर्नल फेज के अंदर विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। इमल्जन में भी आप लोगों ने इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किए थे, यहाँ पे आप सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करोगे। और जो एक्सटर्नल फेज है इज़ जनरली एक्वस इन सम इंस्टेंस, मोस्टली एक्वस होता है अगर आप ओरली देते हो, या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है, ऑयली लिक्विड होता है फॉर नॉन ओरल यूज़। हम सस्पेंशन क्यों बना रहे हैं, हमारे पास हमें क्या फ़ायदा है सस्पेंशन बनाने का। अगर कोई ड्रग इजीली सॉल्युबलाइज कर रही है तो फिर उसका सोल्यूशन बना सकते हैं, सस्पेंशन बनाने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अगर आपका ड्रग जो है ना वो इनसॉल्युबल है, वो मीडियम के अंदर डिस्पर्जन मीडियम के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, तो सीधा सीधा आप उसके जो है ना इनसॉल्युबल ड्रग से जो है ना सस्पेंशन बना लोगे। अच्छा, या फिर आपके पास जो ड्रग है ना वो सॉल्युबल तो है लेकिन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन जब आप उसको रखते हो ना तो वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं, तो फिर ऐसे ड्रग्स की भी हम सस्पेंशन बनाते हैं। इस तरह से बनाते हैं कि आप इन ड्रग को एड्जॉर्ब करवाते हो किसी और मटेरियल पे, उसके बाद उसकी सस्पेंशन बनाते हो। फॉर एग्जांपल टैल्क के ऊपर उस ड्रग को आप एड्जॉर्ब करवा लोगे। एड्जॉर्ब का मतलब यह है कि उसके सरफेस पे सिर्फ अटैच होगा, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ एड्जॉर्ब होगा, उसके बाद आप उसका सस्पेंशन बनाओगे। और सॉल्युबल ड्रग सस्पेंडेड इन नॉन एक्वस व्हीकल, अगर आपने नॉन एक्वस व्हीकल यूज़ करना है और सॉल्युबल ड्रग है तो आप उसको इस तरह से सस्पेंड करवाओगे कि नॉन एक्वस व्हीकल होगा तो वो उसके अंदर जो है ना डिस्पर्स फेज के तौर पे एक्ट करेगा, उसके अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स जो होती है ना उसके अंदर जो नॉन एक्वस व्हीकल यूज़ होता है वो होता है ऑयल, तो इस तरह से उसको सस्पेंड किया जाता है सस्पेंशन एज ए सस्पेंशन। टू मास्क द टेस्ट,
टेस्ट मास्किंग के लिए भी हम सस्पेंशन को यूज़ कर सकते हैं। हम ड्रग की उसकी कोटिंग करवा लेंगे और फिर उसको सस्पेंड करवा लेंगे सस्पेंशन मीडियम में। फॉर एग्जांपल क्लेरिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन जो होती है। अच्छा, सम मटेरियल्स आर नीडेड टू बी प्रेजेंट इन GIT इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म to increase the surface area. For example, magnesium carbonate, magnesium trisilicate are used to absorb some toxins. अच्छा, कुछ मटेरियल हमें GIT के अंदर बहुत ही फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होंगे तो ज़ाहिर है उनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, हम मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट को यूज़ करते हैं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, मतलब वो सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट होती है। उसकी सस्पेंशन जब हम इनटेक करेंगे तो अगर GIT के अंदर कोई टॉक्सिन प्रेजेंट होगा तो वो उसको एड्जॉर्ब करवा लेंगे, क्योंकि ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में पार्टिकल साइज इसका कम होगा। पार्टिकल साइज कम होगा तो इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जितना भी टॉक्सिन प्रेजेंट होगा वो सबको एड्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से टॉक्सिन्स कहीं पे भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे। pH ऑफ द इमर्जन एंड सस्पेंशन, वही पीछे वाली सारी ऑलमोस्ट बातें हैं कि क्यों ज़रूरी है। स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग के लिए ज़रूरी होती है कि अगर आपके पास जो आपके पास रिक्वायर्ड pH होती है किसी भी ड्रग के लिए वही उसमें यूज़ करनी चाहिए। अगर आप सपोज़ ओरली देते हो तो वो डिग्रेड कर जाएगा। अगर वो स्टेबल नहीं है उस pH पे तो हम उसको IM या IV देंगे। तो फिर इस तरह ये है कि pH जो भी होगा ना आपके पास मीडियम का, वो अफेक्ट करेगा ड्रग की स्टेबिलिटी को। अगर वो ड्रग स्टेबल नहीं है तो उसमें अंदर वो डिग्रेड कर जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ द इमर्जन सिस्टम, अगर आपके पास इमर्जन दैट हैव सोप्स, आपके पास जो सस्पेंडिंग एजेंट है वो सोप्स है तो उसका pH 8 या 8 से ज़्यादा होगा। अगर नॉन आयनिक या कैटायनिक आपने यूज़ किए हैं यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट तो आपके पास जो pH होगा वो <7 होगा। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ सस्पेंशन, अच्छा सस्पेंशन की pH मुहैया करने के लिए एक आपके पास यहाँ पे बैरियर आता है कि जो सस्पेंशन के अंदर ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड मटेरियल होता है, अगर आप उसको कहीं पे प्लेस कर दो तो हो सकता है उसके अंदर वेरिएशन आ जाए, आपके जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन कर लें। ठीक है, तो अब हमें ये चाहिए कि उस वजह से ये हो सकता है उसका pH अफेक्ट करे, तो उन सॉलिड पार्टिकल्स को दोबारा से रीडिस्पर्स करने के लिए हम उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करेंगे तो 3 pH यूनिट्स तक उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। हो सकता है उसका एक्चुअल जो है ना वैल्यू 8 हो, लेकिन वो कभी आपको 8 शो करेगा, कभी 9 शो करेगा, कभी 7 शो करेगा। ठीक है, तो इस वेरिएशन को प्रिवेंट करने के लिए पहले सस्पेंशन को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप उसकी pH मुहैया करते हो। pH पेपर के थ्रू भी सस्पेंशन इमर्जन की मुहैया की जा सकती है, या पे pH मीटर के थ्रू। pH मीटर के थ्रू ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा, pH मीटर को भी टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करना चाहिए ताकि ये ना हो कि आपके जो सस्पेंशन और इमर्जन है वो तो सही है लेकिन आपका pH मीटर ही वैल्यूज़ गलत दे रहा है। तो इसकी कैलिब्रेशन के लिए आप सबसे पहले फॉस्फेट बफर ऐसा यूज़ करते हो जिसका pH 7 होता है, या उसके बाद आप ऐसा फॉस्फेट बफर यूज़ करते हो pH 4 वाला या फिर pH 9 वाला, ताकि pH मीटर को कैलिब्रेट किया जा सके। pH मीटर अगर आपका कैलिब्रेटेड होगा तो आपकी वैल्यूज़ एक्यूरेट आएंगी, अगर कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो आपकी वैल्यूज़ एक्यूरेट नहीं आएंगी। टाइप ऑफ इमर्जन की बात करें, सिंपली आपके पास जो प्राइमरी इमर्जन्स होते हैं जिसमें आपके पास ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल है, इसको आप सबसे पहले आप डिटरमाइन कर सकते हो डाई डिस्पर्सिबिलिटी मेथड के थ्रू। इसके अंदर आप डाई यूज़ करोगे, आपके पास या तो वाटर सॉल्युबल डाई होगा या फिर ऑयल सॉल्युबल डाई होगा। अगर वाटर सॉल्युबल डाई होगा तो वो ऑयल इन वाटर इमर्जन में कम्प्लीटली डिस्पर्स कर लेगा, क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल फेज है वो है वाटर, और डाई भी आप वाटर सॉल्युबल कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली थ्रू आउट द ऑयल इन वाटर इमर्जन वो डिस्पर्स करेगा। लेकिन अगर आप ऑयल सॉल्युबल डाई यूज़ कर रहे हो तो वो फिर वाटर इन ऑयल इमर्जन के अंदर डिस्पर्स करेगा, क्योंकि वाटर इन ऑयल के अंदर आपके पास जो एक्सटर्नल फेज है वो होता है ऑयल, तो ऑयल सॉल्युबल डाई यूज़ करने से वो कम्प्लीटली उसके अंदर डिस्पर्स कर जाएगा। अच्छा, टाइप ऑफ इमर्जन अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि आपके पास आइदर ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है, तो फर्स्ट टेस्ट जैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि डाई टेस्ट है, जिसके अंदर अगर आपके पास वाटर सॉल्युबल डाई है तो वो ऑयल इन वाटर इमर्जन में अपना टेंट प्रोवाइड करेगी। अगर आपके पास ऑयल सॉल्युबल डाई है तो वो वाटर इन ऑयल के अंदर अपना टेंट प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें वाटर सॉल्युबल डाई एमरंथ होती है जो कि ऑयल इन वाटर इमर्जन के अंदर अपना कलर प्रोवाइड करेगी।
और अगर आप स्कारलेट रेड या फिर सूडान 3 यूज़ करें तो ये दोनों ऑयल सॉल्युबल डाई हैं, ठीक है। तो अगर ये स्कारलेट रेड या फिर सूडान 3 जो है ना वो अपना रेड कलर प्रोवाइड करेंगी इन वाटर इन ऑयल इमल्शन में। दूसरा टेस्ट है आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड या फिर फ़िल्टर पेपर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि फ़िल्टर पेपर डिप्ड विथ कोबाल्ट क्लोराइड, फ़िल्टर पेपर को आप डिप करोगे कोबाल्ट क्लोराइड सोल्यूशन में और उसके बाद उसको ड्राई करोगे। चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पिंक व्हेन ऑयल इन वाटर इमल्जन आर एडेड। अब इस पेपर में अगर हम जो है ना इमल्जन ऐड करेंगे, इस पेपर को इमल्जन के अंदर ऐड करें, तो अगर ये ब्लू से पिंक कलर में हो जाएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि आपके पास कौन सी इमल्जन प्रेजेंट है, ऑयल इन वाटर इमल्जन प्रेजेंट है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये ऑयल इन वाटर है। अगर इस तरह से कलर चेंज नहीं आया तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाटर इन ऑयल इमल्जन है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास फ्लोरेसेंस, ऑयल फ्लोरेसेंस अंडर यूवी लाइट। ऑयल इन वाटर शोज डॉट्स, वाटर इन ऑयल फ्लोरेसेंस थ्रू आउट। अच्छा, आपके पास जो ऑयल होता है ना वो यूवी लाइट के अंदर अपनी फ्लोरेसेंस शो करता है, ठीक है। अगर हम यूवी लाइट इमल्जन पे डालते हैं और इसके अंदर अगर डॉट्स शो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपके पास ऑयल इन वाटर इमल्जन है। लेकिन अगर फ्लोरेसेंस थ्रू आउट द इमल्जन हमें शो हो रही है तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास वाटर इन ऑयल इमल्जन है। वाटर इन ऑयल इमल्जन में आपके पास एक्सटर्नल फेज जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ऑयल है, इस वजह से पूरे इमल्जन के अंदर आपके पास फ्लोरेसेंस शो होती है। जबकि ऑयल इन वाटर में तो आपके पास सिर्फ ग्लोब्यूल्स ऑफ ऑयल प्रेजेंट होते हैं ना, तो इस वजह से सिर्फ आपको डॉट्स के फॉर्म में जो है ना फ्लोरेसेंस शो होगी। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट आपके पास है डाइल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इमल्जन कैन बी डाइल्यूटेड विद एक्सटर्नल फेस, ठीक है। जो आपके एक्सटर्नल फेस है ना उसके साथ आप उसकी डाइल्यूशन करवाते हो। अगर आपके पास वाटर इन ऑयल इमल्जन है तो अगर हम इसमें ऑयल डालेंगे तो वो डाइल्यूट होगी। अगर इसी तरह वाटर ऑयल इन वाटर इमल्जन है तो वो वाटर के एडिशन से ही सिर्फ डाइल्यूट होगी। तो इस तरह डाइल्यूशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इमल्जन हमारे पास मौजूद है। अगला टेस्ट है कंडक्टिविटी टेस्ट। इलेक्ट्रिक करंट इज कंडक्टेड बाय ऑयल इन वाटर इमल्जन। वाटर के अंदर कंडक्टिविटी होती है, तो अगर हम ऑयल इन वाटर इमल्जन यूज़ करेंगे जिसके अंदर एक्सटर्नल फेज आपके पास वाटर है, ठीक है, तो ज़्यादा अमाउंट में आपके पास वाटर प्रेजेंट है तो सिर्फ ऑयल इन वाटर इमल्जन के अंदर ही सिर्फ कंडक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रिक करंट इसके में से जो है ना पास करेगा, इसमें से कंडक्ट करेगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी इमल्जन है। अच्छा, नेक्स्ट क्यूसी टेस्ट है हमारे पास वेट पर ml। वेट पर ml होता क्या है? इट इज़ द वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ अ 1 मिलीलीटर ऑफ अ लिक्विड when weighed in air at specified temperature। अगर हम 1 ml ऑफ लिक्विड लें, उसका वेट मेजर करें ग्राम्स में और वेट को मेजर करते हुए स्पेसिफाइड टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, एयर का। तो उस वेट का जो हम मेजर कर रहे हैं ग्राम्स में और 1 ml का, उसको हम कहते हैं वेट पर ml। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप क्लीन एंड ड्राइड पिक्नोमीटर लेंगे, उसका वेट करेंगे, ठीक है। एम्प्टी पिक्नोमीटर का आप वेट करेंगे। उसके बाद उस पिक्नोमीटर को फिल करेंगे अपने सैंपल के साथ जिसका भी आपने वेट पर ml फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई भी सस्पेंशन इमल्जन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद उसको ये लिड क्लोज़ करनी है। जब आप उसकी लिड क्लोज़ करते हो तो जो एक्सेस होता है ना सैंपल, वो खुद ही वहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। अब उसके बाद उसको आपने मेजर करना है, ठीक है। पहले आपने एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट मेजर किया था अलॉन्ग विद लिड। उसके बाद आपने उसको फिल अप करना है सैंपल के साथ और उसके बाद दोबारा से उसका वेट मेजर करना है। अब क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है टोटल वेट फ्रॉम द वेट ऑफ द पिक्नोमीटर। टोटल वेट में से आपने पिक्नोमीटर का जो आपने एम्प्टी पिक्नोमीटर था उसका वेट माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। इस तरह से आपको पता चल जाएगा वेट आपका कितना है उसके अंदर, पिक्नोमीटर के अंदर। अब वेट पर ml डिवाइड द वेट ऑफ द सैंपल बाय द वॉल्यूम ऑफ द पिक्नोमीटर। अब आपने क्या करना है, आपके सैंपल का जो वेट आया था ना उसको डिवाइड कर लेना है वॉल्यूम ऑफ द पिक्नोमीटर के। जैसे यहाँ पे जो पिक्नोमीटर है उसका वॉल्यूम है 50 ml और आपके पास जो सैंपल का वेट आया था ना उसको लेना है और उसको डिवाइड कर देना है आपने 50 के साथ। इस तरह आपके पास ऑब्टेन्ड होगा वेट पर ml, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ ये एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपने पिक्नोमीटर लेना है, एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट करना है, उसके बाद उसमें अंदर अपना सैंपल डालना है और उसके सैंपल के साथ उसको वेट फाइंड आउट करना है। अब जो आपके पास टोटल आया था सैंपल के साथ पिक्नोमीटर का वेट, उसमें से आप जो है ना एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सैंपल का वेट।
उस सैंपल के वेट को आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम ऑफ द पिक्नोमीटर के। वॉल्यूम ऑफ द पिक्नोमीटर यहाँ पे मेंशन होगा पिक्नोमीटर के ऊपर। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं 50 ml वाला पिक्नोमीटर है, तो आप अपने वेट ऑफ द सैंपल को डिवाइड कर दोगे 50 के साथ, जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा आपका वेट पर ml, दैट इज़ वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स में होगा पर 1 ml ऑफ द लिक्विड व्हेन वेट इन एयर एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक है, जो भी टेम्परेचर होगा स्पेसिफाइड होगा मोनोग्राफ में, आपने उस पर उसका टेम्परेचर मैयर कर लेना है। अच्छा, अगर लेबलिंग की बात की जाए कि लिक्विड्स की लेबलिंग किस तरह से की जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, तो एवरी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मस्ट कंप्लाई विद द लेबलिंग रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश अंडर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे जो है ना, जो भी लेबलिंग होगी ना, उसकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और ये लेबलिंग होगी अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जीएमपी के मुताबिक ये लेबलिंग की जाती है। अच्छा, अब ये जो भी आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो लेबल होगा उसमें नेम ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसका ब्रांड नेम होगा वो होना चाहिए। नेम ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम होना चाहिए। INN शुड बी यूज वेर एवर पॉसिबल। INN का मतलब ये होता है कि जो जेनेरिक नेम होता है ना, INN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। ठीक है, तो ये बेसिकली जेनेरिक नेम होता है। ठीक है, गिवन टू द फार्मास्यूटिकल ड्रग और एक्टिव इंग्रेडिएंट। अच्छा, और ये कम्युनिकेशन के लिए इजी होता है, ताकि आप किसी भी को भी कंपेयर कर रहे हो किसी एक ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ, तो हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी ड्रग मौजूद है। ठीक है, उसका जेनेरिक नेम क्या है, तो आपने उस पर INN यूज़ करना है, उस पर लिखना है, दैट इज़ द नेम ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जेनेरिक नेम। उसके अलावा अमाउंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, कितनी अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, और सूटेबल डोज ऑफ वॉल्यूम क्या होना चाहिए। ठीक है, उसका डोज क्या होना चाहिए, कितनी अमाउंट में उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है। नेम एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एंड द नेम ऑफ एनी अदर एक्सीपेंट। जो भी एक्सीपेंट उसके अंदर यूज़ कर रहे हो आप वो उसका नाम मेंशन करोगे, और उसकी कंसनट्रेशन मेंशन करोगे। कोई भी एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव अगर आपने एडअप किया है तो उसकी उसका नेम और उसका कंसनट्रेशन आपने उस पर एडअप करना है। उसके अलावा जो बैच नंबर होता है, बैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज़ अगर कल को कोई इशू आता है किसी भी ड्रग के अंदर, और उस ड्रग को आपने, उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को आपने रिकॉल करना है, विड्रॉ करना है मार्केट के अंदर, तो उसका बैच नंबर के थ्रू आप उसको विड्रॉ कर सकते हो कि जहाँ जहाँ पे वो ड्रग इस बैच नंबर की, सपोज़ XYZ कोई बैच है, उस नंबर की जहाँ जहाँ पे ड्रग होगी ना, वो हर जगह से विड्रॉ कर ली जाएगी। द बैच नंबर असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर उसको बैच नंबर या फिर लॉट नंबर इसको कहते हैं, वो उसको असाइन करेगा, वो भी आपने मेंशन करना है। एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन करनी है, या फिर कोई भी एनी स्पेशल स्टोरेज कंडीशन और हैंडलिंग प्रिकॉशन दैट में बी नेसेसरी। अगर कोई भी स्टोरेज कंडीशन, कोई प्रिकॉशंस हैं जो नेसेसरी हैं, वो आप उस पर मैंशन कर सकते हो। जैसे मोस्टली ये होता है ना कि स्टोर एट अ रूम टेम्परेचर या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट, तो वो चीज़ें आप उस पर मैंशन कर सकते हो। डायरेक्शंस फॉर यूज़, वार्निंग एंड प्रिकॉशन दैट में बी नेसेसरी, किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है उसके बारे में डायरेक्शंस होंगी। कोई वार्निंग है अगर आप इस ड्रग को किसी और के साथ नहीं यूज़ कर सकते, या फिर खाने से पहले यूज़ करनी है, इस तरह की अगर कोई भी वार्निंग या प्रिकॉशंस हैं तो वो चीज़ें आप उस पर एडअप कर सकते हो। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो कि प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे है, उसका नाम, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम और उसकी एड्रेस। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री की एड्रेस होगी मैन्युफैक्चरर की, उसका नाम और उसकी एड्रेस उस पर मैंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के GMP के मुताबिक कि ये सारे लेबल पे चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। So it was all about quality control tests for liquids part 1 that includes elixirs, syrups, emulsions and suspension. Thank you for your time.